हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान में आपका स्वागत है। सो दिस इज क्लास ऑफ 1.5 ईयर करंट अफेयर सीरीज। 1.5 ईयर करंट अफेयर सीरीज के अंदर आज हम जो लेक्चर कर रहे हैं दैट इज लेक्चर नंबर 29। इससे पहले 28 लेक्चर हो चुके हैं। ये करंट अफेयर की सीरीज एक तरह से आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है अगर आपको दिक्कत आ रही है करंट अफेयर्स कैसे प्रिपेयर करें। और लास्ट के अंदर आप देखो, लास्ट के 2 महीने पहले से पहले कितना ज्यादा टेंशन हो जाता है करंट अफेयर्स का, राइट। बट अब हमने इसको जल्दी से स्टार्ट कर दिया है सीरीज को। और देखिए अभी तक 29 लेक्चर हो चुके हैं। हम इसके अंदर 100+ लेक्चर्स करेंगे जिसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स के अंदर कवर हो जाएंगे, सारे करंट अफेयर्स कवर करेंगे। 100 से ज्यादा लेक्चर्स लगेंगे तो वो भी करेंगे। देखो भाई, 20 से 25 मिनट का सारा लेक्चर होता है। आप देखें, डेली देखेंगे तो कोई बर्डन नहीं आएगा, फिर आप एक साथ देखेंगे तो हो सकता है कि कुछ बर्डन आपके ऊपर आ जाए, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास, स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर स्टार्ट आई वांट टू लेट यू नो, 15 मिनट का योगा आपको डेली करना चाहिए। इसी के लिए मैंने आपकी योगा क्लासेस स्टार्ट करी है, ठीक है। 15 मिनट्स का योगा होता है। 5:30 पे उठो, 5:45 तक योगा करो और फिर अपना पूरा पूरा एनर्जाइज करो अपने आप को। और फिर डेली के अंदर एनर्जाइज करके फिर आप क्या करो, अपना काम स्टार्ट कर दो और आप देखेंगे बहुत ज्यादा एक्टिव आप रहेंगे, राइट। योगा करने से बहुत ज्यादा एक्टिव आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी। हम वही योगा करेंगे जो कि स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है। और सिर्फ 15 मिनट निकालने में कुछ नहीं जाता, एक बार करके देखो, दैट इज इंपॉर्टेंट। रोज 5:30 पे ये योगा क्लास होती है, ठीक है। इसी के साथ साथ कुछ मॉड्यूलर कोर्स हमने लॉन्च करें, जैसे इकोनॉमिक्स का कोर्स है, दैट इज गोइंग टू वेरी हेल्पफुल फॉर यू। आप देखिए एक बार इसको ज्वाइन करके, ये बहुत ही मजा देने वाला है कोर्स आपको, क्योंकि इसमें कंप्लीट कवरेज ऑफ सिलेबस रहेगा, डेली के क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। पीडीएफ ऑफ कंप्लीट नोट्स विल बी देयर, लास्ट ईयर पेपर डिस्कशंस रहते हैं, स्पेशल प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, ठीक है, मेंस टेस्ट सीरीज, योजना, कुरुक्षेत्र, इन सब के अंदर से हम आपको यहाँ पर पढ़ाते हैं, राइट। इसी तरह से इथिक्स का कोर्स है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इथिक्स कोर्स के अंदर ये सब चीजें आपको मिल रही है, राइट। मैं अपना डायरेक्टली स्टार्ट कर रहा हूँ टॉपिक, ठीक है। और जो फर्स्ट टॉपिक हमारा दैट इज स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स मैनग्रोव्स रिपोर्ट 2024, कि वर्ल्ड के अंदर जो मैनग्रोव्स है उनकी क्या स्टेट है, इसके ऊपर एक रिपोर्ट निकाली जाती है। और वो 2024 के अंदर अभी निकाली गई, पिछले महीने का एक करंट अफेयर है, इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले समझो, ये जो निकालती है रिपोर्ट दैट इज ग्लोबल मैनग्रोव अलायंस। कौन निकालता है भैया? जीएमए, मैनग्रोव्स अलायंस। ग्लोबल मैनग्रोव्स अलायंस कौन सी रिपोर्ट निकालती है? वर्ल्ड्स मैनग्रोव्स रिपोर्ट, ठीक है। जो स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स मैनग्रोव, तो वर्ल्ड के अंदर जो मैनग्रोव्स हैं वो क्या है, उसकी क्या स्टेट है। सर ये मैनग्रोव्स क्या होते हैं ये भी बताएंगे इस लेक्चर के अंदर, बट अभी हम ये समझ लें कि भाई इस रिपोर्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो, साउथ ईस्ट एशिया हैज अबाउट 1/3 ऑफ ऑल द मैनग्रोव्स ग्लोबली। साउथ एशिया के अंदर 1/3 जो है, 1/3 मैनग्रोव्स है। और इंडोनेशिया अलोन हैज 21% ऑफ वर्ल्ड्स मैनग्रोव्स। ओ माय गॉड, इंडोनेशिया के अंदर 20, अगर मान लो वर्ल्ड के अंदर 100 मैनग्रोव है, तो मेरे को भी आज ही पता चला, इंडोनेशिया के अंदर कितना है, 21 मैनग्रोव्स जो है वो इंडोनेशिया के अंदर है। फॉलोड बाय द वेस्ट एंड द सेंट्रल अफ्रीका, फिर उसके बाद वेस्ट अफ्रीका के अंदर है, फिर सेंट्रल अफ्रीका के अंदर है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एक तो इसका वर्ल्ड मैनग्रोव्स रिपोर्ट जो है कौन निकालता है, तो ग्लोबल मैनग्रोव्स अलायंस निकालता है। और ये पूछ सकते हैं कि भाई इंडोनेशिया के अंदर क्या 21% है, या सबसे ज्यादा मैनग्रोव्स किस देश के अंदर है, तो आप लिखेंगे भाई इंडोनेशिया के अंदर है, ठीक है। हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स मैनग्रोव प्रोविंसेस आर कंसिडर्ड थ्रेटन्ड। देखो, आधी आबादी जो मैनग्रोव्स की है वो थ्रेटन्ड फील कर रही है। थ्रेटन्ड फील कर रही है मतलब उनका हैबिटाट जो है वो कम है, ठीक है। हैबिटाट जो है उसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है, मतलब वो एक तरह से क्या है, वो एक तरह से सही से नहीं रह पा रहे, उनका वो जो रहने की जगह है वो खत्म होते जा रही है। तो क्या सर मैनग्रोव कोई एनिमल है क्या सर? नहीं, मैनग्रोव एक एक तरह से एक इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम बोल रहे हैं जिसके अंदर जो वेटलैंड एरियाज के अंदर जो ट्रीज उगते हैं ना, उनको हम मैनग्रोव्स बोलते हैं। वेटलैंड एरियाज के अंदर ट्री, वेटलैंड मतलब दल दल, दलदल में जो ट्री उगेंगे ना, उनका अलग ही एक तरह से क्या होता है, अलग ही कैरेक्टरिस्टिक होती है उनकी, क्योंकि दलदल में सरवाइव करना बड़ा मुश्किल होता है, तो उनकी अलग तरीके से उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। उन कैरेक्टरिस्टिक्स को भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे। मैनग्रोव्स इन लक्षद्वीप, आर्किपेलागो एंड ऑन द कोस्ट ऑफ द तमिलनाडु आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ये तो भैया इनकी तो हालत बहुत ही खराब है ना। लक्षद्वीप, आर्किपेलागो और तमिलनाडु के अंदर जो मैनग्रोव्स है उनकी हालत तो बहुत ही खराब है, ठीक है। अब देखो, ड्राइवर्स ऑफ द मैनग्रोव्स लॉस। मैनग्रोव्स को क्यों लॉस हो रहा है? बिकॉज क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट के चेंज के कारण क्या है, देखो ये जैसे धरती माता है, ठीक है। धरती माता के बाद यहाँ पर क्या है, या मतलब धरती मतलब लैंड एरिया, राइट, लैंड एरिया है। फिर यहाँ पर क्या है, समुद्र स्टार्ट हो जा रहा है, समुद्र। और समुद्र और धरती के बीच के अंदर जो वेटलैंड है, जो दलदल बना, उसमें उगते हैं मैनग्रोव्स। ये मैनग्रोव्स उगते हैं। अब ये देखिए, सी लेवल जो होगा, राइज होगा, तो ये पूरा का पूरा समुद्र ही बन जाएगा। फिर मैनग्रोव्स वाला एरिया ही नहीं रहा, तो हैबिटाट डिस्ट्रक्शन हो गया इनका क्लाइमेट चेंज के कारण। फिर एक्सपेंशन ऑफ द इंडस्ट्रियल श्रिम्प एक्वाकल्चर, एक्वाकल्चर के कारण, ठीक है, श्रिम्प एक्वाकल्चर के कारण इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, और इंडस्ट्रीज करती हैं धुआं धुआं,
ठीक है, और धुआं धुआं करते हैं, तो ये जो है मैंग्रोव जो फॉरेस्ट है उसको, मैंग्रोव जो इकोसिस्टम है उसको दिक्कत होती है। कन्वर्जन और टू ऑयल पाम प्लांटेशन, ठीक है, ये वाला जो एरिया है उसको ऑयल पाम प्लांटेशन के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, राइस कल्टीवेशन इसके अंदर कर रहे हैं, और इसके कारण क्या हो रहा है, इसके कारण 43% से भी ज्यादा मैंग्रोव्स लॉस हो गया। अरे बाप रे सर, ये है स्टेट ऑफ मैंग्रोव्स इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर ये है स्टेट ऑफ मैंग्रोव्स, और ये रिपोर्ट जो निकाली है दैट इज ग्लोबल मैंग्रोव्स अलायंस, जीएमए ने ये रिपोर्ट निकाली है, ठीक है। इसके बाद हम मैंग्रोव्स के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखो दलदल में जिंदगी बिताना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है, तो मैंग्रोव्स क्या करते हैं, इस दलदल में कैसे जीवन बिताएं। अगर मान लो नॉर्मल प्लांट लगाते हैं तो एक दिन में मर जाए, मैंग्रोव्स के अंदर पर कुछ ना कुछ क्या होती है, कुछ ऐसे अडेप्टेबिलिटी होती है जो इसको क्या करती है, दलदल में भी उगा देती है, ठीक है। पहली अडेप्टेबिलिटी तो है निमेटोफोर्स। निमेटोफोर्स मतलब क्या है कि इसकी जड़ें जो होती है, अगर मान लो दलदल के अंदर होगी जड़ें, तो जड़ों को सांस नहीं आएंगी, बेचारी मर जाएंगी ऐसी, है ना, तो वो क्या होती है, सांस लेने के लिए ऊपर आ जाती है। ये देखो ये सारी जड़ें ऊपर आ गई, ये पेड़ है, मैंग्रोव्स के पेड़ है, इनकी जड़ें जो है वो ऊपर आ गई है, ये देखो ऊपर आ गई। तो ये जो ऊपर आ रही है जड़ें, ठीक है, दैट इज नोन एज निमेटोफोर्स, ठीक है, निमेटोफोर्स, ये इस कैरेक्टरिस्टिक को निमेटोफोर्स कहते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो आप देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर और अच्छे से दिखेगा, ये सारी इसके पेड़ की जड़ है, इनको नीचे सांस नहीं आ रही थी तो ऊपर सांस लेने आ गई है, ठीक है, कि हाँ भाई अब बच गए, नहीं तो नीचे तो घुटन हो रही थी, राइट। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो प्रॉप रूट्स। प्रॉप रूट्स मतलब एक मैनग्रोव पेड़ जो है वो खड़ा नहीं रह पाएगा, ठीक है, उसको एक तरह से इस तरह की रूट्स होनी पड़ेगी, नहीं तो दलदल के अंदर फंस जाएगा। तो ये सारी सपोर्ट करती हैं रूट्स को, ठीक है, तो ये इसको कहते हैं प्रॉप रूट्स। ये देखो ये देखो ये जो है ये प्रॉप रूट्स है, ठीक है, जो क्या कर रही है, एक तरह से ट्री को सपोर्ट कर रही है कि भाई तू खड़ा रहे, टेंशन ना ले। इसके साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे बैक्टीरियाज भी होते हैं, ठीक है, राइजोफोरिया जिसको बैक्टीरिया बोलते हैं, राइजोफोरा बैक्टीरिया, राइट। तो सम स्पीशीज आर राइजोफोरा, ठीक है, ये बैक्टीरिया जो होते हैं ये क्या करते हैं, इन रूट्स के अंदर रह लेते हैं। सम स्पीशीज सेंड आर्किंग प्रॉप रूट्स डाउन इनटू द वाटर, ठीक है। मैंग्रोव्स अकर्स इन ए वैरायटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर इस तरह से होता है, राइट। अब यहाँ पर देखो ये है स्टिल्ट रूट्स, ठीक है, इसको स्टिल्ट रूट्स बोलते हैं। अब आप देखो ये इसके एक तरह से सपोर्ट करने के काम आ रही है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहाँ तक आप सबको इसके अंदर समझ में आ रहा है किस तरह से मैंग्रोव्स यहाँ पर होते हैं, राइट। और स्टिल्ट रूट जो होती है ये एक तरह से कहाँ से निकल रही है, ये इसके स्टेम्स से निकल रही है, ये स्टेम्स के अंदर से निकल रही है, ठीक है। और ये भी क्या काम कर रही है, ये भी वही काम कर रही है जो प्रॉप रूट्स काम कर रही थी। क्या कर रही है, इसको स्टैंड कराने का काम कर रही है कि भाई खड़ा रह जाए किसी तरह से। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। स्टिल्ट रूट का मतलब समझ में आ गया आपको, राइट। तो यहाँ पर आप देखो ये है, जैसे ये स्टिल्ट रूट का एग्जांपल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, राइट। ये स्टिल्ट रूट है, राइट, ये स्टिल्ट रूट। तो स्टिल्ट रूट इस तरह से यहाँ पर होता है बहुत सारा, राइट। इसके बाद देखेंगे विविपेरेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। देखो अगर मान लीजिए ये दलदल है, दलदल के अंदर जो सीड है, इस प्लांट का जो ट्री का जो सीड है वो अगर दलदल में गिर जाएगा तो वो नहीं उग पाएगा। तो ये क्या होता है कि एक तरह से दलदल में ना गिरे, ठीक है, ये क्या होता है, इसके इसके अंदर ही ये क्या करते हैं, जर्मिनेट करने लग जाता है। सीड जो होता है वो ट्री के अंदर ही जर्मिनेट करने लग जाता है, ठीक है, वो नीचे नहीं गिरता है, ट्री के ऊपर ही रहकर जर्मिनेट करने लग जाता है, और ग्राउंड पे फॉल नहीं होता। एक बार जर्मिनेट कर गया ना, एक बार सीड जर्मिनेट कर गया मतलब सीड के अंकुरित हो गया, तब वो नीचे गिर जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो फिर उसने लाइफ जीना सीख लिया है, अब तो वो स्ट्रगल कर ही लेगा। बट अगर सीधे ही अगर सीड टपाक से नीचे गिरेगा तो फिर उसका कुछ नहीं हो पाएगा। तो जर्मिनेट जो करते हैं ये सीड, वो क्या कर लेते हैं, उसके ऊपर ही कर लेते हैं, ट्री के ऊपर ही कर लेते हैं, दैट इज नोन एज विविपेरेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। देखो जैसे टमाटर के अंदर से ये निकलता है ना, दिस इज क्या, विविपेरेटिव मोड ऑफ, कि इसके अंदर ही हो रहा है प्रोडक्शन, राइट। इस तरह से यहाँ पर देखो आप देखेंगे तो यहाँ पे सीड्स जो है वो अंदर ही क्या है, अंदर ही प्रोड्यूस हो रहे हैं, राइट, अंदर ही जर्मिनेट कर जा रहे हैं, जर्मिनेट कर जा रहे हैं, उसके बाद तो इनको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट जो है दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज फिशिंग कैट। फिश भी है सर, कैट भी है, ये कैसी है भाई, फिशिंग कैट। फिशिंग कैट का नाम फिशिंग कैट क्यों रखा पहले समझो, क्योंकि कैट है ना बहुत अच्छी डाइव मारती है, ठीक है। तो क्या क्रिकेट मैच खेलती है कि सर, नहीं, डाइव मारती है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मछली पकड़ने के लिए अच्छा डाइव मारती है, इसलिए इसका नाम ही फिशिंग कैट रख दिया। वाह सर ये बिल्ली पानी में चलती है, यस बिल्कुल, ये डाइव करती है, इसलिए इसको डाइव करती है, मतलब उछलते हुए ऐसे लपक लेगी और फिर खा जाएगी इसको, कैट को। तो देखो फिशिंग कैट इज एन अडेप्ट स्विमर, एक स्विमर है, नॉर्मली कैट स्विमर नहीं होती है ना, एंड इज नोन टू इवन डाइव टू कैच द फिश, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फिशिंग कैट। नॉक्टर्नल है, ठीक है, जो दिन में एक्टिव नहीं रहती है, राइट, रात को एक्टिव रहती है। अपार्ट फ्रॉम द फिश आल्सो प्रेज ऑन द फ्रॉग भी खा जाएगी, स्नेक्स भी खा जाएगी, बर्ड भी खा जाएगी, स्कैवेंजेस ऑन द कैरकेसेस ऑफ द लार्ज एनिमल, ठीक है, लार्ज एनिमल की डेड बॉडी के ऊपर भी
ये आराम से खाना खा लेती है। अब ये क्या है, देखो यहाँ पर क्यों न्यूज के अंदर है, बिकॉज यहाँ पर देखो आप, कंजर्वेटिव ब्रीडिंग प्रोग्राम्स ऑन टू प्रोटेक्ट द वल्नरेबल फिशिंग कैट, बंगाल का एक स्टेट एनिमल है, ठीक है। तो चलो आगे हम समझते हैं वेटलैंड्स क्या है। वेटलैंड्स आर द फेवरेट हैबिटाट्स ऑफ द फिशिंग कैट्स। फिशिंग कैट्स का वेटलैंड जो है फेवरेट हैबिटाट है, एंड मेनली फाउंड इन द मैंग्रोव्स फॉरेस्ट ऑफ द सुंदरबन अराउंड द चिल्का लेक, फुटहिल्स ऑफ द हिमालयाज, along the ब्रह्मपुत्र रिवर्स वैली एंड इन द वेस्टर्न घाट्स। यहीं पे मिलेगी क्योंकि यही इसको फिश मिलती है बढ़िया वाली, तो यहीं पर ये फिशिंग कैट मिलती है। इसका स्टेटस अब क्या है, स्टेटस मैंने आपको बताया कि भाई देखो इसको पानी में रहना पड़ता है, पानी में आप रह के देखो कितनी हालत हो जाएगी, पूरा शरीर आप अपना क्या हो जाएगा, एक तरह से फूल जाएगा शरीर, ठीक है, पानी के अंदर रहकर। तो इसका भी यही हालत हो जाता होगा, ऐसा सोचो, होता नहीं है पर ऐसा सोचो, क्यों सोचो, क्योंकि हमको याद करना है वल्नरेबल, वल्नरेबल कंडीशन इसकी हो जाती है, राइट। तो आप यहाँ पर देखो इसका स्टेटस जो है वल्नरेबल है, ठीक है। कल मैंने तुमको एक स्पीसी पढ़ाई थी, राइट, उसका स्टेटस बताओ क्या था, और वो कौन सी स्पीसी थी और उसका स्टेटस क्या था, आईयूसीएन कल पढ़ाया था, बताओ। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन द एंडेंजर्ड स्पीसीज साइट्स लिस्ट द फिशिंग कैट ऑन द अपेंडिक्स सेकंड, वो अपेंडिक्स सेकंड के अंदर इसको लिस्ट करती है, ठीक है, साइट्स जो है। और शेड्यूल 1 में है, इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 के अंदर है। शेड्यूल 1 क्या होता है, शेड्यूल 1 ऐसा होता है कि जो एंडेंजर्ड स्पीशीज हो जाती है, जो स्पीशीज खत्म होने वाली है, उसके लिए क्या है, उसके लिए एक रिगरस प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड होती है। तो वो शेड्यूल 1 के अंदर जो भी कैटेगरी के अंदर जो भी लोग होते हैं, जैसे शेड्यूल 1 के अंदर है बहन अपनी फिशिंग कैट, तो ऐसे स्नो लेपर्ड जो है वो है, ब्लैक बग वो है, राइट। तो उसके लिए 100% प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इट कवर्स एंडेंजर्ड स्पीसीज दैट नीड रिगरस प्रोटेक्शन, ए पर्सन इज लायबल टू द हार्शेस्ट पनिशमेंट, है ना, और पेनल्टी वायलेशन ऑफ लॉ अंडर दिस शेड्यूल। अगर इस शेड्यूल में अगर कोई पर्सन आ जाता है, पर्सन इसको कुछ करता है, ठीक है, तो उसको हार्शेस्ट पनिशमेंट इसके अंदर मिलती है, पेनल्टीज मिलती है। स्पीसीज अंडर दिस शेड्यूल्स आर प्रोहिबिटेड टू बी हंटेड थ्रू आउट द इंडिया, पूरे इंडिया के अंदर इसको कोई नहीं मार सकता। तो फिशिंग कैट को तो अमर होने का वरदान मिला हुआ है, क्योंकि शेड्यूल 1 में आ रखी है, एक्सेप्ट अंडर थ्रेट, अगर ये थ्रेट हो जाए ह्यूमन बीइंग के लिए तो उसको मार सकते हैं। सम ऑफ द एनिमल्स लिस्टेड, ब्लैक बक, अरे सर सलमान खान याद आ गया इसके अंदर, ओके भाई, स्नो लेपर्ड, हिमालयन बियर, एशियाटिक चीता, ये सब क्या है, शेड्यूल 1 की स्पीसीज है, ठीक है। अब देखो इसको क्या थ्रेट हो रहा है भाई, फिशिंग कैट को क्या थ्रेट हो रहा है, हैबिटाट लॉस का थ्रेट हो रहा है, एक्टिविटीज इन द ड्यू टू द डेवलपमेंट इन द एक्टिविटीज। मैंने आपको बताया था वेटलैंड्स खत्म होते जा रहे हैं, और वेटलैंड्स खत्म होते जा रहे हैं, तो ये फिशिंग कैट करिए भाई, मेरा तो घर खत्म होता जा रहा है, मैं क्या करूं। इंटेंसिव एक्वाकल्चर, मैंने आपको बताया था वेटलैंड्स की दिक्कत ये है कि इंटेंसिव एक्वाकल्चर वहां पर हो रहा है, श्रिम्प एक्वाकल्चर, जिसके कारण क्या है, वेटलैंड्स खत्म होते जा रहे हैं। तो वेटलैंड्स खत्म होंगे तो ये भी दुखी होगी। हंटिंग फॉर द मीट एंड द स्किन, इसकी मीट और स्किन के लिए, है ना। तो 2012 के अंदर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने, वेस्ट बंगाल के अंदर बहुत सारे मैंग्रोव्स हैं, ठीक है, सुंदरबन डेल्टा के अंदर, तो आप देखेंगे यहाँ पर, और वेटलैंड्स है, ठीक है, तो वेटलैंड्स में ये रहती है। तो यहाँ पर देखेंगे वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने कहा है कि ये मेरी स्टेट एनिमल है, ठीक है, इसको मैं अपनी स्टेट एनिमल मानती हूँ, ठीक है। तो ममता बनर्जी किसको, फिशिंग कैट को, ठीक है, स्टेट एनिमल मानती है, ऐसे याद कर लो, है ना। चलो भाई, पशुपतिनाथ टेम्पल, पशु का मतलब क्या होता है सर, पशु का मतलब होता है एनिमल। पतिनाथ का मतलब क्या होता है, पशुपतिनाथ की, पतिनाथ का मतलब एक तरह से क्या है, उनके प्रोटेक्टर, उनके स्वामी, स्वामी ऐसे होते हैं ना, कि करवा चौथ आने वाला है, अभी लड़कियां करवा चौथ पे कहती है मेरे पति, मेरे नाथ, ठीक है, वैसे पतिनाथ, ठीक है। पशुपतिनाथ, पशुओं के स्वामी जो होते हैं वो कौन है, लॉर्ड शिवा, लॉर्ड शिवा पशुओं के स्वामी है, ठीक है ना, ये प्रोटेक्ट करते हैं पशुओं को, समझ में आ रहा है। तो इसलिए, और इसके अंदर पशुपतिनाथ टेम्पल जो होता है, ठीक है, ये किसका है, मतलब क्या होगा, लॉर्ड शिवा का है। बट अब यहाँ पर ये समझिए कि ये क्यों न्यूज के अंदर है, ये न्यूज के अंदर इसलिए है बिकॉज सेल एंड कंजम्पशन ऑफ द मीट, एल्कोहल एंड अदर इंटॉक्सिकेंट्स हैव बीन रेस्ट्रिक्टेड अराउंड द पशुपतिनाथ टेम्पल। पशुपतिनाथ टेम्पल के अराउंड ये जो है ना, ये कंजम्पशन ऑफ द मीट, एल्कोहल और अदर टॉक्सिकेंट जो है उसको रेस्ट्रिक्ट करा गया, ठीक है। एक सेकंड रुकना, जस्ट गिव मी सेकंड। क्लास में था अभी, मैं करता हूँ आपको, ठीक है। तो पशुपतिनाथ टेम्पल यहाँ पर इस तरह से आप देख सकते हैं, ड्यू टू द हिंदू फेस्टिवल ऑफ द बाला चतुर्दशी, बाला चतुर्दशी जो हिंदू फेस्टिवल है, उसके लिए क्या है, उसके लिए एक तरह से उसके उपलक्ष्य के अंदर पशुपतिनाथ टेम्पल के अंदर इंटॉक्सिकेंट्स
और ये अल्कोहल, मीट, इनका कंजम्पशन कहा कि नहीं, इनका कंजम्पशन हम नहीं करेंगे। पशुपतिनाथ टेम्पल सर भारत के अंदर है क्या? नहीं, ये नेपाल में है। ओके सर, नेपाल वालों ने मना कर दिया कि भाई बाला चतुर्दशी है तो हम इसके अंदर, हिंदू फेस्टिवल है तो इसके अंदर पशुपतिनाथ के अंदर नहीं करेंगे। वाह सर, क्या बात है, तभी तो ये न्यूज में है। ठीक है सर, अब चलो इसके आगे अंदर पढ़ते हैं कि ये क्या है, राइट। तो देखो ये है पशुपतिनाथ टेम्पल, और यह देखेंगे एक तरह से कॉम्प्लेक्स है, कितने सारे टेम्पल दिख रहे हैं सर, ये सारे टेम्पल है, यस। ठीक है, ये देखो ये वाला टेम्पल, ये देखो ये देखो। तो एक तरह से यहाँ पर एक तरह से एक एक तरह से हम देखेंगे पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर देखें हम कैसे याद करें सर इसको, पशुपतिनाथ टेम्पल नेपाल में है, तो आप नेपाल के अंदर है, ये याद करने से पहले ये समझो ये पशु है, ये सारे पशु देखो, है ना, डिफरेंट डिफरेंट पशु है। ये क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे एक ये क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं कि नहीं भाग रहे? यस सर, दे आर रनिंग। तो ये भागमती याद करो, भागमती, भागमती रिवर के बगल में है पशुपतिनाथ टेम्पल, है ना। और पशु, शिव जी क्या है, पशु को एक तरह से अपना दोस्त मान रहे हैं कि यू आर माई फ्रेंड, डियर फ्रेंड। तो पाल हो गया, पाल, ठीक है ना। पशु पाल, पाल, पाल रहे पशु को, पालो, पाल, पशु को पालते हैं ना, पाल। तो नेपाल, नेपाल याद हो गया, भागमती याद हो गया, भागमती रिवर पर है, ठीक है। और यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर भी है। क्या बात है सर, याद हो गया सर, अब तो कुछ याद करने को बचा ही नहीं इसके अंदर। इट इज हिंदू टेम्पल एंड इट इज द लार्जेस्ट कॉम्प्लेक्स, टेम्पल कॉम्प्लेक्स इन द नेपाल। टेम्पलेक्स कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको दिखाया कितना सारा कॉम्प्लेक्स टाइप का लग रहा था, ठीक है। इट स्ट्रेचेज ऑन द बोथ साइड ऑफ द भागमती रिवर, भागमती रिवर के दोनों साइड है, इधर भी है इधर भी है, राइट। और अपन ने देखा इट इज वन ऑफ द यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज साइट, वो यूनेस्को की कल्चरल हेरिटेज साइट है। अब देखो भाई इसका स्टाइल जो है ना, स्टाइल वो क्या है, ट्रेडिशनल नेपालीज आर्किटेक्चर फीचरिंग ए पगोडा स्टाइल, पगोडा स्टाइल का ये स्टाइल का टेम्पल है, विद ए डिस्टिंक्टिव स्क्वायर बेस एंड टायर्ड रूफ, राइट। तो टायर मतलब 1 टायर 2 टायर 3 टायर, इस तरह के टायर्ड रूफ है, स्क्वायर बेस है, बेस जो होगा वो स्क्वायर के अंदर होगा, पगोडा स्टाइल ये होता है, पगोडा स्टाइल। देखो नीचे नीचे इस तरह से बना हुआ ना, ये स्ट्रक्चर ऐसा है, वैसे रेप्लिकेट नीचे हो रहा है, फिर ऐसे। तो इस तरह से आप देखोगे टायर्स है, ठीक है, 1 टायर 2 टायर 3 टायर, इस तरह से इसके अंदर होता है, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो पकोड़ा के बारे में समझ ले पहले। पकोड़े से टावर लाइक, ये दिख रहा है टावर लाइक है, मल्टी स्टोरी, ये दिख रहा है मल्टी स्टोरी है, ठीक है। और सॉलिड और होलो स्ट्रक्चर मेड ऑफ द व्हाट, स्टोन, ब्रिक्स और वुड, यूजुअली एसोसिएटेड विद द बुद्धिस्ट टेंपल कॉम्प्लेक्स, कॉमनली इन चाइना, जापान, कोरिया, नेपाल, वियतनाम, इनके अंदर ही मिलता है, ठीक है। पगोडा स्ट्रक्चर डेराइव फ्रॉम दैट ऑफ स्तूपा, स्तूपा से डेराइव होता है वैसे तो, पर यहाँ पर ये शिव टेम्पल है, ठीक है। यहाँ बुद्धा का कुछ नहीं है, यहाँ पर शिव टेम्पल है। हेमिस्फेरिकल डोम्ड कॉमेमोरेटिव मॉन्यूमेंट फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड इन द एंशिएंट इंडिया। पगोडाज आर कंस्ट्रक्टेड अलोंग अराउंड इस सेंटर स्टेयर केस, सेंटर स्टेयर केस होता है बीच के अंदर उनका ऐसा स्टेयर होता है, और यहाँ पे पगोड़ा बन रहा है, पगोड़ा, है ना, पगोड़ा, ठीक है। इस तरह से पगोड़ा बना हुआ है, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहाँ पर आपको इसके अंदर इस तरह से देखना होगा, राइट। तो ये देखो पगोड़ा, और ये ऐसा नहीं दिख रहा है, यहाँ पे देखो पीछे की साइड ये पेड़ है वैसे तो, पर ऐसा नहीं दिख रहा जैसे शिव जी हूँ। देखने की कोशिश करो, ये शिव जी के ये सर है, या मेरे को दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि मेरे को ही दिख रहा है ये, ठीक है। यहाँ पर देखने की कोशिश करो, ठीक है। हेलुसिनेशन हो रहा है मेरे को, हेलुसिनेशन, राइट। तो आप देखो मेन स्ट्रेंथ जो है इसका, हाउसेस अ सिल्वर लिडेड लिंगम कंसिडर्ड हाईली सीक्रेट। जो मेन स्ट्रेंथ है उसके अंदर क्या है, एक सिल्वर लिडेड लिंगम है, ठीक है, जो शिवलिंग होती है। इंक्लूड न्यूमरस श्रेन्स टेम्पल्स एंड आश्रम डेडिकेटेड टू वेरियस डेटीज, ओनली ब्राह्मण प्रेस्ट। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये जो है ना पशुपतिनाथ टेम्पल, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट, इसके अंदर कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं कि इसके अंदर सिर्फ ब्राह्मण्स जो हैं वो ही प्रीस्ट हो सकता है, और सिर्फ हिंदूज ही अलाउड है इसके अंदर, नॉन हिंदूज के अंदर नहीं आ सकते, ठीक है। उनको दूर से देखना पड़ेगा। आई होप दिस इज क्लियर। चलो नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं सोफिया। सोफिया को पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि हमने एक सिलेक्शन बैच लॉन्च करा है। दिस सिलेक्शन बैच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दो स्टूडेंट जिनका बार बार में प्रीलिम्स फेल हो रहा है। एक बार प्रीलिम्स दिया फिर फेल हो गया, फिर प्रीलिम्स दिया फिर फेल हो गया। हाँ सर, तो हम टेस्ट सीरीज कर लेंगे ना, टेस्ट सीरीज तो पिछले साल भी करी थी, उससे पिछले साल भी करी थी, कुछ गलतियां रह रही है तभी तो नहीं हो रहा है सिलेक्शन। और इसके अंदर हम आपको वो गलतियां सुधारने का एक मौका दे रहे हैं इस बैच के अंदर। दैट बैच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हमने पूरे 1 महीने की ब्रेन स्टॉर्मिंग करी है, ठीक है। आप देखेंगे इसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट से पूछा गया क्या क्या उनको प्रॉब्लम आती है, उसके हिसाब से इसको पूरा बनाया गया है। और पूरे दिन इसमें हम आपके साथ रहेंगे और कुछ काम नहीं करेंगे, सिर्फ आपके साथ रहेंगे, और आपके लिए 100% यहाँ पर चीजें प्रोवाइड करी जाएंगी। और आप देखो कोई टेस्ट सीरीज, जैसे आपने मान लो 30 टेस्ट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली, ठीक है, तो 30
into 100 3000 क्वेश्चन, दिस इज नॉट सफिशिएंट। तो सर आप कितने करा दोगे? हम इसके अंदर करा देंगे आपको 9000 क्वेश्चंस। 9000 क्वेश्चंस करेंगे और वो भी हम आपको सारे क्वेश्चंस का एनालिसिस होगा, सारे क्वेश्चंस को आपको करना ही पड़ेगा, है ना। ये तो एनालिसिस वाला पार्ट तो हम करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है, मैं खुद करवाऊंगा ये आपको। तो आप देखो ये 9000 क्वेश्चन, उसके अलावा आप देखेंगे लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेज यहाँ पर मिलेगी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की लाइव क्लास, सीसेट की लाइव क्लास और बहुत सारे और सब्जेक्ट्स की लाइव क्लास मिलेगी, स्पेशल क्लासेस फॉर सीसेट एग्जामिनेशन, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, रिकॉर्डेड कोर्स जो मॉड्यूलर कोर्स है वो आपको फ्री इसके अंदर मतलब इंक्लूडेड है, फ्री तो कुछ नहीं है, इसके अंदर इंक्लूडेड है। एमसीक्यूज जो है करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज यहाँ पे मिल जाएंगे, स्पेशल टेस्ट सीरीज फॉर द मेंस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन और टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर मेमोराइजिंग फैक्ट। 5 महीने दे दो, 5 महीने में सिलेक्शन पक्का करवा देंगे अगर आप रिगरस इसके अंदर डेडिकेटली करेंगे। इसको बहुत दिमाग लगाकर बताया, ऐसा बैच भारत के अंदर अभी तक नहीं आया, क्योंकि इन स्टूडेंट्स के बारे में सोचते ही नहीं है। इन स्टूडेंट्स को ऐसे छोड़ रखा है जैसे कि ये जो प्रीलिम्स को 1-2 बार फेल हो गए, इन स्टूडेंट्स को ऐसे छोड़ रखा है जैसे कि इनका कोई बस टेस्ट सीरीज कर लो हो जाएगा, टेस्ट सीरीज से नहीं हो पा रहा है, तभी ये बैच लॉन्च करा गया है। इस बैच को एक बार करोगे तो आपको बहुत मजा आएगा इसके अंदर। चलो पढ़ते हैं हम सोफिया को। सोफिया कौन है सर? स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी मिशन। ये मिशन कौन है नहीं, ये था, किसी जमाने में था, नासा ने स्टार्ट करा था, नासा, पर नासा ने इसको कर दिया बंद, ठीक है। तो फिर अभी क्यों पढ़ा रहा हूं सर? क्योंकि साइंटिस्ट ने अभी इसके जो जो इसका जो डेटा था ना उसको एनालाइज कर रहे थे और उन्होंने देखा डिटेक्टेड वाटर मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ द 2 एस्ट्रॉइड। 2 एस्ट्रॉइड के ऊपर वाटर मॉलिक्यूल मिला, और वाटर मॉलिक्यूल मिलना बहुत बड़ी बात है साहब। अच्छा सर, फॉर द फर्स्ट टाइम एवर यूजिंग द डेटा फ्रॉम द नासास नाउ रिटायर्ड सोफिया। तो सोफिया मर चुका है, सोफिया खत्म हो चुका है, फिर भी क्या है, रिटायर हो चुका है, खत्म हो चुका है, फिर भी ये क्या कर रहा है, फिर भी ये कमाल कर रहा है। दैट्स व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट। सोफिया क्या था ये देखो, अरे सर ये तो प्लेन है, प्लेन के अंदर देखो, ये खिड़की देखो, खिड़की खुली और ये प्लेन के अंदर से ये एक तरह से ऑब्जर्वेटरी है। मतलब ये तो सर क्या मतलब है इसका कि बोइंग जो प्लेन है उसके अंदर क्या है, ऑब्जर्वेटरी लगा दी, प्लेन प्लेन जहां जहां जाएगा वहां वहां वो आराम से देखता हुआ जाएगा। तो प्लेन जा रहा है इधर, यो घूम रहा है, इधर दिखा उसको एस्ट्रॉइड एस्ट्रॉइड है, चलो इधर चलते हैं, और एस्ट्रॉइड को उसने देखा, हाँ भाई एस्ट्रॉइड के अंदर पानी वानी है, तो पानी वानी उसको दिख गया इस तरह से, राइट, और वो डेटा उसके अंदर फीड था, तो डेटा को अभी देखा तो इसके अंदर, तो दैट्स व्हाई इट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। सोफिया is 2.7 meter infrared telescope inside the Boeing airplane flying at an altitude around 40k feet above the surface. Sophia is joint collaboration between NASA and the German Space Agency. ठीक है, ऐसे पूछा जा सकता है। सोफिया कभी रिसेंटली न्यूज में था, जो कि रिटायर हो चुका है, उसके बारे में बताओ साहब वो क्या था। तो एक प्लेन के ऊपर एक तरह से ऑब्जर्वेटरी लगा दिया और इंफ्रारेड वेवलेंथ के थ्रू ये कॉस्मिक ऑब्जेक्ट जो है उसको ऑब्जर्व कर रहा है। In 2019, Sophia discovered helium hydride, first molecule formed in the universe almost 14 billion year ago. इतनी इंपॉर्टेंट क्या है, ये डिस्कवरी कर रहा है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। कैसा लगा आपको क्लास बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।